मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये पॉलिटी की अगली क्लास है। इससे पहली वाली क्लास में आपने आर्टिकल 15 पूरा समझ लिया था कि उसमें क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, उससे संबंधित जो और तथ्य थे उसको भी मैंने आपको समझा दिया था। बड़ी अच्छी क्लास हुई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आइए इस क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है, लोक नियोजन के अवसर पर समता। ठीक है ना। लोक नियोजन के अवसर पर समता। लोक नियोजन का मतलब होता है, लोक का मतलब पब्लिक, ठीक है ना। जैसे लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक जो है यूपीएससी इसे आप कहते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक कमीशन, ठीक है, यूपीएससी इसे आप कहते हैं। तो वो हो गया। तो लोक जो होता है वो लोग से थोड़ा अलग होता है। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जब सरकारी नौकरी की आप बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक जब आपको रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती की जाएगी, तो अवसर की क्षमता होगी, यानी कि किसी के लिए कुछ विशेष नहीं होगा, सबके लिए समान अवसर होगा, ठीक है ना। तो लोक नियोजन के अवसर पर समता होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, फिर आरक्षण क्या है, ठीक है ना। आरक्षण क्या है। अब आज आरक्षण क्या है ये समझ ही लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आरक्षण पर हमारे देश में खूब राजनीति हुई, खूब बहस हुआ और हो रहा है, होता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। आरक्षण मुद्दा ही ऐसा है कि वो समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के किसी वर्ग को सहूलियत देना शुरू कर देते हैं तो उसका आदी हो जाता है और वो निर्धारणवादी हो जाता है। वो निर्धारित कर लेता है कि यही सही है और उसको सत्य करने के लिए आपको भांति भांति प्रकार के तर्क भी देगा कि यही सही है। वो हालांकि हो सकता है कि गलत हो, लेकिन वो जब निर्धारित कर लेगा कि सही यही है, तर्क देता रहेगा कि यही सही है, ये वजह है, वो वजह है, वो उसको सही करने के लिए तर्क देता रहेगा, ठीक है ना। तो आरक्षण इसी प्रकार की एक व्यवस्था है, ठीक ना। आप देख रहे हैं कि इस आरक्षण के नाम से एक सिनेमा भी आया था, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी लोग उसमें थे और उसमें आरक्षण के उस पक्ष को दिखाया गया था, ठीक ना। तो आरक्षण की जरूरत थी या नहीं थी, क्यों थी, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं, मानते हैं कि कई सौ वर्षों से इस भारतीय भूभाग में तथाकथित उच्च जात के लोगों ने तथाकथित निम्न जात के लोगों का शोषण किया। कुछ प्रमाण हैं और कुछ के प्रमाण नहीं मिलते। उनको एक व्याख्या के तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वो एक नए कानून की व्यवस्था शुरू करते हैं और वो कानून बनाना जब शुरू करते हैं तो जो पुराने कानून चले आ रहे थे वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगे। अंग्रेजों के टाइम पर ही दलित आंदोलन भी खूब हुए देश में।
और उन दलित आंदोलनों के बीच में से एक मांग उठने लगी कि जो SC/ST के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि अस्पृश्यता के लिए नियम बनाए गए, SC/ST के लिए नियम बनाए गए कि कोई उनको जाति सूचक शब्द से नहीं बोल सकता है, कोई उनका उत्पीड़न नहीं कर सकता, कानून बनाए गए, दंड दिया जाता है उसके लिए। लेकिन जब आपका संविधान लागू हो रहा है, आरक्षण पर बहस हुई संविधान सभा में, और दलितों के प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो आरक्षण के खिलाफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रूव करना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे कि आरक्षण जो है वो किसी भी समुदाय को एक डिप्राइव्ड मान करके और उनको उसी के हालात में रख करके सोचता है। जैसे सहारे की जरूरत किसको होती है? डूबते हुए को। सहारे की जरूरत किसको होती है? डूबते हुए को। तो अंबेडकर ये कह रहे थे कि आपने हजारों वर्ष तक जिस कम्युनिटी को दबा करके रखा, आज फिर आरक्षण दे करके आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बराबर के अधिकार दीजिए, उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं। बाद में कांग्रेस के दबाव से आरक्षण लागू हुआ और ये बात कही गई कि केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है आरक्षण। 1951 में जब पहला संविधान संशोधन होता है उसके बाद से, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से बढ़ता रहा। एक बड़ी समस्या ये तब बनी जब OBC आरक्षण की बात हुई, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसने वास्तव में लोगों के दिमाग में इस चीज को डाला कि आरक्षण कोई चीज है, क्योंकि SC/ST की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर के 22% और उनका जो आरक्षण था कुल मिलाकर के 22% था। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन जब OBC को आरक्षण दिया गया, अभी मैं बताऊंगा कि मंडल कमीशन क्या था, उसकी रिपोर्ट क्या थी, तो उसके बाद से स्थिति बहुत गंभीर हुई और आरक्षण विमर्श का मुद्दा बन गया। यहाँ पर लोक नियोजन के अवसर पर जब समता की हम बात करते हैं तो आरक्षण जो है उसके अपवाद के रूप में, क्या है? अपवाद के रूप में, ठीक है ना। किसी को आरक्षण देना ये अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने लिख दिया कि लोक नियोजन के अवसर पर आप सबको जो है एक समान नजरिए से देख रहे हैं, सबको आपको देना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, लिंग, धर्म, वंश, जाति के आधार पर जो भी कैटेगरी है। तो आरक्षण जो है वो इसके अपवाद के रूप में। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार है, मोरारजी देसाई उस वक्त प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। और किसका प्रयोग करके? आर्टिकल 340 के तहत, ठीक ना। इससे पहले जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन 1953 में किया गया था काका केलकर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? काका केलकर के नेतृत्व में। और इसका गठन किया गया BP मंडल के नेतृत्व में, कि कांग्रेस के नेता जो बाद में जनता पार्टी में आ गए थे, BP मंडल के नेतृत्व में, बिहार के नेता थे, BP मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इनको काम दिया गया कि आप पिछड़े वर्ग की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट दीजिए। 1980 में BP मंडल ने अपनी
सुझाव प्रस्तुत किए और करीब 3700, मैं एग्जैक्ट डेटा देख रहा था, 3743 जातियों की पहचान की। 3743 जातियों की पहचान की जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आएंगे, और इन्हें पिछड़ा किस आधार पर कहा जा रहा है? इसके दो आधार हैं, एक तो सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक। शैक्षणिक पिछड़ा तो समझना आसान है, क्योंकि जो शिक्षा से विमुख है, शिक्षा से दूर है, उसे शैक्षणिक पिछड़ा कह देंगे। लेकिन सामाजिक पिछड़ा को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई एक साफ साफ लाइन नहीं होता कि उस तरफ वाले पिछड़े हैं, इस तरफ वाले अगड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। सामाजिक पिछड़ा का मतलब ये होता है कि जिसका समाज में वर्चस्व कम है या जिनको बराबरी का तवज्जो नहीं मिलता है, ठीक ना, तो वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। हालांकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं है किसी के पास में कि कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन अगड़ा है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वो सामाजिक रूप से अगड़ी हैं और जो तथाकथित निम्न जातियां हैं वो पिछड़ी हैं। तो इतनी जातियों का पहचान किया और इनकी कुल संख्या उस वक्त 52% थी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुल जनसंख्या के 52% में ओबीसी थे, जिनमें से बीपी मंडल ने 3743 जातियों की पहचान की थी। अब इस आयोग ने कहा कि 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू होना चाहिए। मोरारजी देसाई की सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में चरण सिंह आते हैं, उनका भी सरकार नहीं चलता है। 1980 में पुनः चुनाव होता है, इंदिरा गांधी चुनाव जीतती हैं और ये सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। 84 में इंदिरा की मौत होती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी 5 साल सरकार चलाते हैं। 1989 में राजीव गांधी की ही सरकार में वित्त मंत्री रहे बीपी सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी को घसीटा को, और उसके बाद में देश के गली गली नुक्कड़ चौराहों पर नारा लगा, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये नारे लगे। और उसके बाद में बीपी सिंह की सरकार आ जाती है, हालांकि पूर्ण बहुमत में नहीं आती है, समर्थन में आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, बीपी सिंह की जनता पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल मिल करके सरकार बनाते हैं। सरकार बहुत दिन तक चल नहीं पाती है क्योंकि वो अंतर्कलह में फंसी हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री पद को लेकर के लड़ाई चल रही थी, चौधरी देवीलाल और बीपी सिंह और चंद्रशेखर में, इसलिए सरकार चल नहीं पाई। बीपी सिंह को जब ये लगा कि अब सरकार जाने वाली है, डमाडोल स्थिति है, तो उन्होंने देश के सबसे बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए मंडल कमीशन के उस रिपोर्ट को लागू करने की बात कह दी। ठीक है, और मंडल कमीशन ने क्या कहा था? 27% आरक्षण देना चाहिए। किस पे? लोक नियोजन के अवसर पर, यानी कि जहाँ पर स्कूलों में प्रवेश की बात हो वहाँ, और सरकारी नौकरियों में। एक राजनीतिक तुष्टीकरण कह सकते हैं उस वक्त उनका था। सही गलत का फैसला कोई एक व्यक्ति, एक विचार नहीं कर सकता है। अगर आप इस बात की उम्मीद करते कि मैं ये कहूँगा कि आरक्षण गलत है या सही है, तो ऐसा नहीं होगा। सबके अपने अपने तर्क हैं कि क्यों सही है, क्यों गलत है, ठीक ना। तो बीपी सिंह की सरकार ने बीपी मंडल के इस रिपोर्ट को लागू कर दिया, और उसके बाद में पूरे देश में व्यापक रूप से आंदोलन हुए। बहुत सारे अगड़ी जातियों के लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, अपने आप को जला लिया,
लेकिन ये लागू रहा और इसे हटाया नहीं गया। और वर्तमान में आप जानते हैं कि आरक्षण है 27% ओबीसी आरक्षण है, 15% आरक्षण है एससी के लिए, 7% है एसटी के लिए। और अब वर्तमान में मोदी सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान कर दिया गया है। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में एक कोशिश किया था, 10% आरक्षण उन्होंने तथाकथित उच्च जाति के लोगों को देने की बात की थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको देने की बात की थी। लेकिन वो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि वर्तमान में तो ये ईडब्ल्यूएस आया, लागू भी है, चल भी रहा है, तो लेकिन उस वक्त वो लागू नहीं हो पाया था। तो ये है लोक नियोजन के अवसर पर समता की बात और उसके अपवाद के रूप में। इस लोक नियोजन के अवसर की क्षमता के अपवाद के रूप में 2-3 बातें कही जाती हैं। पहला ये है कि संसद अगर चाहे तो वो किसी रोजगार के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। दूसरा, अगर राज्य चाहे तो अपने किसी वैकेंसी में वो आरक्षण लागू कर सकती है या पूरी सीट को किसी वर्ग के स्थिति को देखते हुए कि उसकी स्थिति कितनी है किसी पर्टिकुलर विभाग में, वो पूरी सीट आरक्षित कर सकती है, ये उसका अधिकार है। और तीसरा, किसी जो है विशेष समुदाय के लिए भी अगर राज्य चाहे तो व्यवस्था कर सकती है। तो ये सब क्या है, उसके अपवाद के रूप में है, ठीक ना। एक चीज़ और है, क्रीमी लेयर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आप समझा दीजिए क्रीमी लेयर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं क्रीमी लेयर समझा देता हूँ। उसके बाद में इस क्लास को मैं समाप्त करूँगा और अगली क्लास में आपको समझाऊँगा अस्पृश्यता क्या होता है, यानी कि अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, ठीक ना। क्रीमी लेयर पहले समझ लीजिए आप। क्रीमी लेयर क्या होता है, तो ओबीसी आरक्षण, तो ओबीसी आरक्षण मिल गया, लेकिन 2005 के आसपास जब कॉलेजों में एडमिशन की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संशोधित 2008 में इसको दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का नियम जो है लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर की चर्चा हमेशा होती रहती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। असल में क्रीमी लेयर इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई समाज, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज का कोई भी वर्ग हो, अगर वो पीछे है तो उसको ही लाभ मिले आरक्षण का, उनको लाभ ना मिले जो अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। जैसे इस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तथाकथित निम्न जाति से आते हैं। अब अगर उनके बेटे को आरक्षण मिलता है तो क्या ये आरक्षण का सही फायदा है? नहीं। कोई आईएएस है, अगर उसके बेटे को आरक्षण मिलता है तो क्या आरक्षण का सही फायदा है? नहीं। तो इसलिए ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा को बनाया गया, ठीक है। क्रीमी लेयर की अवधारणा को बनाया गया कि जिनका जो आर्थिक रूप से संपन्न है, ठीक है ना, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए स्लैब निर्धारित कर दिए गए। शुरुआत में 1 लाख था, बाद में 4.5 लाख, 2.5 लाख, फिर 4.5 लाख हुआ और मोदी सरकार के दौरान ये 8 लाख और वर्तमान में इसे बढ़ा करके 12 लाख करने की बात चल रही है। इस पर एथेंटिक अभी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, शायद 12 लाख कर दिया गया है, तो इससे मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए आप गूगल कर लेंगे। लेकिन ये 8 लाख तो चल रहा था और एक समिति ने अनुशंसा किया था कि उसको 15 लाख कर दिया जाए, लेकिन शायद 12 लाख पर बात बनी है। इससे आप एक बार चेक कर लेंगे। तो इस दायरे के भीतर जो लोग आएंगे उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस दायरे के बाहर जो आएंगे, सॉरी, इसके अंदर है तो उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिनके पेरेंट्स किसी संवैधानिक पद पर हैं,
उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पेरेंट्स ए या बी ग्रेड की केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पेरेंट्स प्रतिष्ठित वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनको नहीं मिलेगा। जिनके पेरेंट्स सेलिब्रिटी हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगरियां बना दी गई कि किससे आरक्षण मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी मतलब मलाईदार परत। तो जो जिनका एक आर्थिक जो है स्टेटस अच्छा है, सामाजिक स्टेटस अच्छा है, शैक्षणिक स्टेटस अच्छा है, उनको क्रीमी लेयर के द्वारा छाड़ दिया जाता है और जो बचे हुए लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा दिया जाता है। हालांकि SC ST में भी ये लागू नहीं है, SC ST में भी ये लागू होना चाहिए क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं है। अगर कोई IAS है तो उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था क्रीमी लेयर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अस्पृश्यता के अंत पर जो अनुच्छेद 17 है उससे संबंधित जो 1955 का अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम है वो क्या है, और अगर कोई अस्पृश्यता को फॉलो करता है यानी कि छुआछूत को मानता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, ये सब उसमें समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। क्लास कैसी लगी ये भी लिखिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।